हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओसीएन जेएस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि 11 फरवरी का आपको आरओ का एग्जाम है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग भे आईएएस का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 4 टेस्ट अपलोड कर दिए। ये हमारा भे आईएएस का जीएस का 5 टेस्ट है। 10 टेस्ट हमने ऑलरेडी जो है हिंदी के अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो इसको इनको करने का उद्देश्य क्या रहता है, ये सेट 1 होगा हमारा। सेट 1 सेट 2 दो सेट में हम लेके आते हैं। जैसे कि हम एक सेट में 60 से 65 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 60 क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब क्या है कि हम आपके साथ 60 टॉपिक से डिस्कस कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अगर आप 1 घंटे की क्लास करेंगे तो आपको जो है करीब 500 से 600 क्वेश्चन आराम से आपके तैयार हो जाएंगे और 50 से 60 टॉपिक आराम से तैयार हो जाएंगे। फिर रिवाइज देखिए, एग्जाम जब पास आता है तो रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने क्या पढ़ लिया इससे मतलब नहीं, क्या आपका रिवाइज हुआ है ना। तो हम आपको रिवीजन भी, आपको बहुत क्विक एंड फास्ट रिवीजन भी इसी वीडियो के माध्यम से करवाएंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट नंबर 5 का। पंचायती राज समिति के बारे में पूछ रहा है। पंचायती राज से संबंधित तथ्यों को बताना है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का सुझाव दिया गया था। बिल्कुल सही बात है, हाँ दिया गया था। इनके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा, ग्राम पंचायत कह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा करने का सुझाव दिया गया था। देखिए एकदम उल्टा स्टेटमेंट है, एकदम उल्टा स्टेटमेंट है। बल्कि इसको कहा गया था कि ये चुनाव इसमें होगा प्रत्यक्ष रूप से होगा, ये प्रत्यक्ष रूप से होगा ग्राम में जो है। और इसमें जो है क्या बोलते हैं, पंचायत समिति क्या होगी, अप्रत्यक्ष रूप से होगी, अप्रत्यक्ष रूप से होगी। ठीक, चलिए थोड़ा सा देखते हैं पंचायती राज के बारे में हम लोग। पंचायती राज के बारे में हम लोग देखते हैं, पंचायती राज के बारे में देखते हैं, पंचायती राज के बारे में देखते हैं। इसका किस आर्टिकल में उल्लेख है? आर्टिकल जो है 40 में, अनुच्छेद 40 में इसको उल्लेख है। डीपीएसपी में है, इसको दिया गया है। राज्य के नीति विषय तत्व में इसका उल्लेख है। पंचायतों का अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो पंचायतों की जो है बात सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होती है? चोल काल में जो है। चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? अपने स्थानीय सुशासन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय सुशासन के लिए। ठीक है, सुशासन के लिए। ठीक, फिर अगर आधुनिक काल में बात करें, आधुनिक काल में अगर देखा जाए मॉडर्न में जो है, तो इनको कौन था? लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। क्या बोला जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। अलग अलग एग्जामों में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, स्वशासन का जनक बोला जाता है। जब हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं थी तब कैसे काम हो रहा था हमारा लोगों का, तब जो है कैसे काम हो रहा था ये हम देखेंगे। तो क्या था? पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था। क्या लाया गया था? सामुदायिक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था। ये जो है गांव स्तर पे कार्यक्रम लाया गया था, गांव स्तर पे था। ये जो है गांव स्तर पे था, 1952 में लाया गया था। ये कहाँ था? गांव के स्तर पे था, है ना। और इसकी इसमें कौन हमारे जो है नेता थे? पंडित नेहरू जी के टाइम पे आया था। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक, फिर कई बार क्रोनोलॉजी लगाने के भी एग्जाम में आता है, क्योंकि आरओ का नेचर ये रहा है। पिछले भी आप ईयर में जाएंगे, जो पिछले साल पेपर हुआ था उसको क्रोनोलॉजी से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर राष्ट्रीय विस्तार सेवा आता है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ये कब स्टार्ट होता है? ये 1953 में स्टार्ट होता है, 1953 में स्टार्ट होता है। और ये कहाँ पे स्टार्ट होता है? ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इस समय भी पंडित नेहरू जी ही हमारे प्रधानमंत्री थे। फिर आगे चलते चलते जो है, फिर हम आगे बात करें 1957 में, 1957 में कौन सी समिति बनती है? बलवंत राय मेहता समिति बनती है पंचायतों के लिए, बलवंत राय मेहता
समिति बनती है ना, बलवंत राय मेहता समिति बनती है। और इसने जो है, इसने किसकी क्या कहा, इसने इसने त्रिस्तरीय पंचायतों की बात करी। क्या कहा? त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय पंचायतों की गठन की बात करी। ठीक, ये बात करें। इसकी रिपोर्ट कब आती है? इसकी रिपोर्ट आती है 1959 में, 1959 में आती है। इसके तहत गठित प्रथम राज्य कौन सा था? प्रथम राज्य कौन सा था? फर्स्ट राज्य की बात करें तो कौन सा था? नागौर था। नागौर जिला था। नागौर कहाँ है? राजस्थान में है। इसने कब अपनाया था? इसने अपनाया था 2 अक्टूबर 1959 को। कब अपनाया था? गांधी जयंती के दिन, गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 1959 को पहला राज्य कौन सा बना था? यही बना था, नागौर। तो अगर सेकेंड राज्य भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो सेकेंड राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, आंध्र प्रदेश बना था। फिर हम आगे बात करें बलवंत राय मेहता समिति के बाद अशोक मेहता आते हैं 1977 में। 1977 में कौन आता है? अशोक मेहता समिति आती है। अशोक मेहता समिति आती है। और इन्होंने किसकी बात करी थी? इन्होंने कहा था 2 स्तरीय की बात करी थी। 2 स्तरीय की पंचायतों का आकार है कैसा होना चाहिए? 2 स्तरीय होना चाहिए। जो ब्लॉक लेवल पे है उसको हटा देना चाहिए, केवल गांव लेवल पे होना चाहिए और जिला लेवल पे रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इसकी सिफारिशें नहीं मानी गई और ये रद्द हो गया। ठीक, और अगर बात करें, चलिए कुछ पंचायतों से रिलेटेड हम देखते हैं जो समितियां बनी। उसको याद करने की ट्रिक क्या है? उसको याद करने की ट्रिक क्या है? आपको याद रखना है बैक्स। क्या याद रखना है? बैक्स। क्या याद रखना है? बैक्स। बैक्स से क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति आई, बलवंत राय मेहता समिति आई। ठीक है, फिर अशोक मेहता आई, फिर अशोक मेहता आई, फिर जीवी के राव आई, जीवी के राव समिति आई, है ना। और फिर एम एन सिंघवी समिति आई, एम एन सिंघवी समिति आई। कई बार क्रम लगाने के लिए इसमें क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, पंचायतों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। कौन से भाग में पंचायतों की बात की गई है? किस भाग में पंचायतों की बात की गई है? भाग 9 में। क्या है? भाग 9 में, भाग 9 में किसकी बात की गई है? पंचायतों की बात की गई है। और इसके लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? इसके लिए अनुसूची कौन सी जोड़ी गई है? 11 अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11 अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, पंचायतों का आर्टिकल क्या है? 243 ए से ओ तक। ए से ओ तक 2 आर्टिकल से क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। मैं आपको बता देता हूँ। एक आर्टिकल 243 डी, 243 डी क्या कहता है? ये स्थानों का, महिलाओं को रिजर्वेशन की बात करता है। महिलाओं की के स्थानों का आरक्षण। ठीक है, इसकी बात करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। और 243 आई पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। 243 आई में क्या है? इसमें वित्त आयोग की बात की गई है। पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक, इस पे पूछी गई है। जैसे गांव में ग्राम पंचायतें होती है, वैसे नगरों में क्या होती है? वैसे नगरों में होती है नगर पंचायत। नगर पंचायत होता है। इसकी भाग, इसके लिए कौन सा है? भाग 9 का में जोड़ा गया है। ठीक, भाग 9 का में जोड़ा गया है। ठीक, अनुसूची कौन सी जोड़ी गई है? अनुसूची कौन सी जोड़ी गई है? 12वीं, 12वीं अनुसूची पूछी जोड़ी गई है। एक बार पीसीएस में क्वेश्चन गया, पूछा गया था कि जो ये 9 का है इसको क्या बोलते हैं? नगरीय पंचायत। क्या बोलते हैं? नगरीय पंचायत। ठीक, नगरीय पंचायत। इस पे क्वेश्चन पूछा था कि इसको कितने विषय अलॉटेड हैं? इसको 18 विषय अलॉटेड हैं। कितने विषय अलॉटेड हैं? 18 विषय अलॉटेड हैं। इसी तरह इसको कितने विषय अलॉटेड हैं? पंचायत को कितने हैं? 29 विषय अलॉटेड हैं। ठीक है, 29 विषय अलॉटेड है। ठीक है, इतने क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इतने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और चीज देख लीजिए,
पंचायतों को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ था? ये पंचायतों को लागू करने के लिए हुआ था। क्या था? पंचायतों को संवैधानिक मान्यता, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता, क्या संवैधानिक मान्यता के लिए हुआ था, संवैधानिक मान्यता के लिए हुआ था। ये आया था 1992 में, पास हुआ था 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? पहला राज्य था यहाँ पे एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पंचायतों को जो संवैधानिक मान्यता दी गई, तो पहला राज्य जो है ये था। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। लेखपाल के एग्जाम में शायद एक क्वेश्चन पूछा था गया था, ठीक है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जैसे पंचायत, गाँव की पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ, वैसे ही 74वां संविधान संशोधन नगरीय पंचायत के लिए हुआ, ठीक है, नगरों के लिए हुआ। 74वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ? नगरों को, नगरीय पंचायत के लिए हुआ, ठीक है, नगरीय पंचायत के लिए हुआ। ये कब आया था? 1992 में आया था, 1993 में ये पास होता है, 1993 में ये पास होता है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनते हैं, आई होप आप लोग याद रखेंगे। देखिए एक ही क्वेश्चन आपको मैंने कराया, लेकिन इसको इस विषय से जितने भी टॉपिक बनेंगे अब आप सहज महसूस करेंगे। क्या महसूस करेंगे? सहज महसूस करेंगे। इतने क्वेश्चन आपको हमने एक ही क्वेश्चन में बताए, ठीक है। आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से हटे जा रहा हूँ, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक? ये अगर हमारे साथ नोट्स बनाते चले तो आपका एक बेहतर रिवीजन होता चलेगा। क्या होगा? आपका बेहतर रिवीजन होता चलेगा अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो, ठीक है। कोई दिक्कत? चला जाए, आगे बढ़ा जाए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का न्यायवादी ना तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है और ना ही वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है, ठीक है। उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। देखिए दोनों बातें सही तो हैं, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। महान्यायवादी की बात किसमें की गई है? महान्यायवादी की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की बात की गई है, ठीक है। और अगर हम, ये तो केंद्र में होता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, ठीक। और ये प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है कि ये कब तक बना रहेगा, ठीक है। तो ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वैसे ही राज्यों में क्या होते हैं? राज्यों में होते हैं एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, है ना, एडवोकेट जनरल। इसका आर्टिकल 165 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करते हैं गवर्नर। और ये भी प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। क्या करते हैं? प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं, प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं, ठीक है। प्रसाद पर्यंत ही जो है ये कार्य करते हैं। इन लोगों की, इनकी योग्यता क्या होती है? इनको दूसरा योग्यता ये होती है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की जो जज की योग्यता होती है वो होनी चाहिए। यहाँ पे हाई कोर्ट की जज की योग्यता होती है, ठीक है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब राष्ट्रपति के बारे में जो दिया गया है, ठीक है, तो इससे पहले हम बताते हैं आपको पहले राष्ट्रपति कौन से थे। पहले राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद थे। कौन से थे? राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे राष्ट्रपति कौन से थे? इन्होंने 2 टर्म पूरे करे थे। दूसरे राष्ट्रपति कौन से थे? दूसरे राष्ट्रपति राधा कृष्णन थे, राधा कृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन जी थे। तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, वीवी गिरी थे, वीवी गिरी थे, है ना, वीवी गिरी थे, वीवी गिरी थे। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती, क्या नाम है इनका? वर्तमान राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, इनका क्या नाम है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो कह रहा है जाकिर हुसैन 1967 से 1979, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह से क्या जुड़ा हुआ है? ज्ञानी जैल सिंह ये
ये जो है ज्ञानी जैल सिंह जो है, इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, तो वो कौन से थे? वो आपके ज्ञानी जैल सिंह थे, जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल इन्होंने किया था। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जो है 2002 से 2007 तक। ये बातें 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 बी पार्ट सही है इसमें। अब्दुल कलाम के बारे में याद रखिए, इनकी किताबें कुछ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक है इनकी अग्नि की उड़ान किताब है, अग्नि की उड़ान किताब है। रिंग अग्नि की उड़ान किताब है, विजन 2020 किताब है। इग्नाइटेड माइंड इनकी किताब है। और पोखरण 2 में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो अटल बिहारी सरकार के टाइम हुआ था, ठीक है। पोखरण 1 में कौन थी गवर्नमेंट थी? इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन हमारा ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में कहा गया है, सही बात है। लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 में कहा गया है, सही बात है। राष्ट्रपति का विशेष संबंधन आर्टिकल 87 में है, कितना है? आर्टिकल 87 में, 88 में नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आर्टिकल 93, सही है। इसमें क्या बताना, सही नहीं बताना था, तो ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है। संसद कैसे बनती? संसद का किसमें गठन किया गया है? संसद की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? संसद की बात किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई। संसद में कौन कौन होता है? संसद में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, और राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को पी से डिनोट करते हैं। किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक। चलिए कुछ राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखते हैं, कुछ राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है ना। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इनके क्वेश्चन बनने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है पकानी कोका दियो दशक। इसको 2 4 बार 10 बार आप कमरे में अकेले बैठे हो तो बोलिए बस, पकानी कोका दियो दशम, पकानी कोका दियो दशम, ये बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी से एफर्ट में, ठीक है। 52, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 आर्टिकल आपके तैयार, 10 आर्टिकल आपके तैयार होंगे। राष्ट्रपति का पद की बात की गई है, राष्ट्रपति होगा भारत में। राष्ट्रपति का पद की बात की गई है, ठीक है, राष्ट्रपति का पद की बात की गई है। फिर इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ की बात की गई है, कार्यपालिका शक्तियों का बात की गई है। ये क्या वास्तविक प्रमुख होता है? ये औपचारिक प्रमुख होता है। वास्तविक कौन होता है? वास्तविक होता है आपका पीएम होता है, यानी प्रधानमंत्री का। फिर इसके निर्वाचन की बात, निर्वाचक मंडल की बात की गई है, निर्वाचक मंडल की बात की गई है। निर्वाचक मंडल में से कौन होता है? लोकसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के इलेक्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और विधानसभा के इलेक्टेड, है ना। और दिल्ली एवं पौंडीचेरी जो यूटी है, इनके भी इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है कि निर्वाचक मंडल में कोई शामिल नहीं है, इसमें विधान परिषद भी ऑप्शन में दे देता है, विधान परिषद शामिल नहीं होती है, ठीक है। यूटी में केवल दिल्ली और पौंडीचेरी शामिल है, क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभाएं हैं, ठीक। चलिए फिर इसके कोटा की बात की गई है, कोटा की बात की गई है। फिर इसके कार्यकाल की बात की गई है कि हाँ इसका 5 साल का कार्यकाल होगा, ठीक है, 5 साल के बाद कार्यकाल होगा। फिर इसके दोबारा निर्वाचन की बात की गई, हाँ ये दोबारा निर्वाचित हो सकता है, आर्टिकल 57 में इसकी बात की गई है, ठीक है। फिर इसकी योग्यताओं की बात की गई है कि हाँ ये भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए, पागल दिवालिया वगैरह नहीं है। फिर 10 है इसकी क्या बात की गई है? दशाओं के बारे में बात की गई है, कौन कौन से दशाएं होंगी, ठीक है। फिर इसकी शर्तों के बारे में बात की गई है, फिर राष्ट्रपति में कौन कौन सी शर्तें होंगी। फिर महाभियोग की बात की गई है। फिर राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना, शर्तें में क्या होगा? शर्तों में होगा कि 15,000 रुपये जमानत राशि इसमें होती है, 50 आपके पास प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है, और 50 अनुमोदक होने चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें शर्तों में है। महाभियोग लगा के हटाया जाता है। महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है?
संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाता है। कौन से? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही इसमें महाभियोग लगाया जाता है। तो आप यूँ की चीज़ याद रखिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, हम हट जा रहे हैं स्क्रीन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, चाहे तो आप लोग नेट नोट्स बना सकते हैं अपने एग्जाम टाइम रिवाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें हम सब टॉपिक्स का डिटेल्स दे रहे हैं। हर टॉपिक का आपको डिटेल दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन बता के केवल आंसर क्वेश्चन आंसर करा के निकल जा रहे हैं। हर टॉपिक को आपको डिटेल इसमें जो है हम लोग डिटेल एनालिसिस इसमें कर रहे हैं, डिटेल एनालिसिस। ठीक है। न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है। न्यायालय की अवमानना का क्या मतलब होता है कि जैसे कि आपने अब देखा होगा कि लोग लोकसभा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, है ना, और नेता के खिलाफ प्रदर्शन करता है। ये चीज आपने देखा। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई न्यायालय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि वो न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आता है कि न्यायालय की कोई भी निर्णय की कोई भी उसकी जो है कोई वो नहीं कर सकता है, कोई इसका जो है क्या बोलते हैं, कोई उसकी आलोचना नहीं कर सकता है। वो न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आता है। ठीक है। न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है। बिल्कुल सही बात। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं है। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। ठीक है। तो दोनों बातें सही हैं। ठीक है। दोनों बातें सही हैं। दोनों बातें सही हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमने कहाँ से लिया है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमने यूएसए से लिया है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमने यूएसए से लिया है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमने यूएसए लिया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 124 में की गई। हाई कोर्ट की स्थापना किस बात विभाग में की गई है? आर्टिकल, ये वाला दो आगे ले आइए, 214 में की गई है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय की बात करें तो 233 में इसकी बात की गई है। 233 में इसकी बात की गई है। ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा में है। सही बात है। सूरजताल झील, है ना, ये उत्तराखंड में नहीं है ना। और चंद्रप्रभा झील राजस्थान में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए कुछ हम लोग झीलें देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कुछ हम लोग झीलें देख लेते हैं। ठीक। हम लोग झीलें बनाने से पहले पहले मैप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैप बनाएंगे। मैप बना के हम लोग सीखेंगे झीलों के बारे में। ये मैप हम लोग बना लेते हैं अच्छा से साफ साफ, फिर इसमें हम झीलों के बारे में बताते हैं। ठीक है। मैप बना लेते हैं हम अच्छा सा। थोड़ा सा रफली है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमने बनाने का प्रयास किया है। ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए इससे थोड़ा सा आराम हो जाएगा। ठीक। ये हमारा भारत का क्या बन गया? मैप बन गया। मैप बन गया। झीलों की बात करते हैं। उड़ीसा में कौन कौन सी झीलें हैं? उड़ीसा में कौन सी झीलें हैं? उड़ीसा में बात करें तो कौन कौन सी झीलें हैं? तो चिल्का झील है। चिल्का झील है। ठीक। चिल्का झील है। और कौन सी झील है? अनुसंपा झील है। अनुसंपा झील है। अनुसंपा झील है। ठीक है। और कौन सी झील है? और तम्पारा झील है। तम्पारा झील है। ठीक है। और भितरकनिका है। भितरकनिका है। ठीक। भितरकनिका है। हीराकुंड है। हीराकुंड है। हीराकुंड है। हीराकुंड है। ठीक है। हीराकुंड है ना। ये बात हो गई। अगर हम बात करें उत्तराखंड में कौन सी झीलें हैं? उत्तराखंड में आसान झील है। उत्तराखंड में कौन सी झील है? आसन नाम है इसका। क्या नाम है? आसन नाम की झील उत्तराखंड में है। आसन नाम की झील उत्तराखंड में है। ठीक है। अगर बिहार में बात करें, बिहार में कौन सी है? बिहार में कवरताल है। कौन सी है? कवरताल है। कवर ताल है। अगर हम मणिपुर की बात करें, मणिपुर में कौन सी है? मणिपुर में लोकटक झील है। लोकटक झील है। लोकटक झील में ही केबुल लामजाऊ नामक तैरता हुआ पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्या है? केबुल लामजाऊ। ये भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पे कई बार क्वेश्चन आया है। केबुल लामजाऊ ये भी पूछ लिया है। केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये पूछा है। मणिपुर में है। किस झील में स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है।
फिर पूछा है किस राज्य में है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए पंजाब में बात करते हैं। पंजाब में कौन कौन सी है, ये सब रामसर साइट्स भी हैं। ठीक है, रामसर साइट्स भी हैं। पंजाब में बात करा जाए, पंजाब में रोपड़ है, रोपड़ है, रोपड़ है, ब्यास है ना, ब्यास है ना, और केशोपुर मैनी नामक झील है, केशोपुर मैनी, ये सब रामसर साइट्स भी हैं आपकी। केशोपुर मैनी है, रोपड़ है, ब्यास है, और कौन कौन सी है, कांजली है, नागल है, हरिके है। ठीक है, कांजली है ना, नागर, हरिके है ना। गुजरात की बात करें तो गुजरात में खिजड़िया है, वधावन है, फूल है। गुजरात में कौन कौन सी है, खिजड़िया है, खिजड़िया है, खिजड़िया है, खिजड़िया झील, वधावन, वधावन, और फूल झील है, फूल झील है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में कौन सा है, महाराष्ट्र में ठाणे क्रीक है, ठाणे क्रीक नामक झील स्थित है। अगर हम बात करें यहाँ पे केरल में, तो केरल में अष्टमुडी है, अष्टमुडी है, वेम्बनाद पुल है, क्या है, वेम्बनाद पुल है, सबसे बड़ी है झील है ये, वेम्बनाद पुल, वेम्बनाद पुल सबसे बड़ा जो है क्या है, वेम्बनाद पुल। सबसे बड़ा जो है सुंदरवन है, कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुंदरवन है, सॉरी, सुंदरवन कौन सी है, ये रामसर साइट है ना, रामसर साइट, सबसे पहली रामसर साइट कौन सी है, सुंदरवन है, और ये झील भी है। ठीक है, अष्टामुडी, वेम्बनाद पुल, ये सब यहाँ पे हो गई। ठीक है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में कौन सी है, कोलेरू है, और कोलेरू है, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी है, कोलेरू है, कोलेरू है, नागार्जुन सागर है, कोलेरू है, और नागार्जुन सागर है, नागार्जुन सागर है, नागार्जुन सागर है। ठीक, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में सांख सागर, सांख सागर झील है। ठीक है, सांख सागर झील है। सिरपुर, यशवंतपुर सागर, सिरपुर, यशवंतपुर, यशवंतपुर, ये सारी झीलें कहाँ पे हैं, ये सारी झीलें कहाँ पे हैं। और भोजताल भी है, कौन सा है, भोजताल भी है, भोजताल भी यहाँ पे स्थित है। ये सारी झीलें आप लोग याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम, पोंग डैम, ठीक है, पोंग डैम है हिमाचल प्रदेश में, कौन सी है, पोंग डैम है, हुकेरा है, पोंग डैम है, हुकेरा है, और रेणुका है। ठीक, रेणुका सबसे छोटी रामसर साइट है। ठीक है, रेणुका है, और कौन सी है, पोंग डैम है, रेणुका है, और हुकेरा है, क्या है, हुकेरा, हुकेरा है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, ये हमारा मैप हो गया, ये ऊपर वाला लद्दाख हो गया, ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर में कौन सी है, डल झील है, ये सब मीठे पानी की झील है। वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वुलर झील है ना। लद्दाख वाली झीलें कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इनका नाम क्या है, तसोकर झील, तसोकर, और कौन सी है, तसो मरूरी, मरूरी, मुरूरी, तसो मरूरी, ये सारी झीलें उपस्थित हैं। ठीक है, ये सारी झीलें उपस्थित हैं। त्रिपुरा में कौन सी है, त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है, कौन सी है, रुद्र सागर झील कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। रुद्र सागर झील कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, गुजरात में कौन सी है, गुजरात में आपकी नल सरोवर भी है, नल सरोवर भी है, नल सरोवर भी है, और कौन सी है, नल सरोवर है, और कौन सी है गुजरात में, फूल झील है, वधावना है, खिजड़िया है ना, फूल झील है, वधावना है, खिजड़िया है। महाराष्ट्र में कौन सी है, महाराष्ट्र में आपकी ठाणे क्रीक है, ठाणे क्रीक है, नंदुर मैधेश्वर है, लोनार झील है। ठीक है, लोनार झील कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोनार झील कहाँ पे है, लोनार झील कहाँ पे है। ये सब आपकी रामसर साइट्स भी हैं और झीलें भी हैं, दोनों आपकी तैयार हो जा रही हैं। लोनार झील, ठीक है, लोनार झील, रामसर साइट की, रामसर जगह कहाँ पे है, ईरान में है। ठीक है, और ये इसकी कब गठन हुई थी, 1971 में हुई थी, 1971 में। इसका क्या काम है, उसका काम है आर्द्र भूमियों का संरक्षण है। ठीक है, नंदुर मधेश्वर, नंदुर मधेश्वर झील भी यहीं पे है, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करने इसका काम है। 2 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस का मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। पहली
सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है? सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है? सुंदरवन है। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी वेम्बनाथ कोल्ड है। सबसे छोटी कौन सी है? रेणुका है, जो कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। यूपी में कितनी है रामसर साइट है? यूपी में कितनी रामसर साइट है? यूपी में 10 रामसर साइट। सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा तमिलनाडु में रामसर साइट है। तमिलनाडु में कितनी रामसर साइट है? तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है। यूपी में कितनी है? 10 रामसर साइट है। यूपी में कितनी है? 10 रामसर साइट है। ठीक है। और अगर हम याद रखें तो फर्स्ट, ठीक है, चलिए यूपी में अगर हम बात करें, यूपी में बात करें तो यूपी में कौन कौन सी झीलें हैं? जैसे यूपी में कौन सी हैं? यूपी में सांडी है ना, सांडी है ना। और यूपी में कौन कौन सी है? यूपी में 10 है ना। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। ठीक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, है ना। यूपी में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं? जैसे हैदरपुर हो गया, हैदरपुर हो गया, बखीरा हो गया, हैदरपुर हो गया, बखीरा हो गया, सांडी हो गया, समसपुर हो गया, विजय सागर हो गया, है ना। सरसई हो गया, पार्वती आरगा हो गया, पार्वती आरगा हो गया, है ना। नवाबगंज हो गया, सुर सरोवर हो गया, ये सारी है। ठीक है। यूपी के कहिए तो एक बार आपको बता दें, है ना। यूपी में कितनी है? यूपी में, ठीक है, यूपी में अगर हम बात करें, यूपी में कितनी है? यूपी में एक सांडी है, सांडी है, ठीक है, सांडी है। और कौन सी है? सांडी है। और हैदरपुर, हैदरपुर है, जब नई बनी है रामसर साइट, हैदरपुर। और बखीरा है, बखीरा है, ठीक है, बखीरा है। और कौन सी है? और कौन सी रामसर? समसपुर है, विजय सागर है, समसपुर, समसपुर। और कौन सी है आपकी? विजय सागर है, विजय सागर है। और कौन सी है? और आपकी कौन सी है? सरसई है, सरसई है, सरसई है। और कौन सी है? ऊपरी गंगा है, ऊपरी गंगा है। और कौन सी है? पार्वती आरगा है, पार्वती आरगा है, पार्वती आरगा है ना। और कौन सी स्थित है? नवाबगंज है और सुरसरोवर है, नवाबगंज, नवाबगंज। और कौन सी है? सुर सरोवर है, सुर सरोवर है ना, सुर सरोवर है। ठीक है। रामसर साइट के बारे में बात करते हैं ना। रामसर साइट ये क्या काम करता है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करता है। रामसर जगह कहाँ है? ईरान में है। 1971 में ईरान में जो है इसका नाम है। क्या काम है इसका? इसका काम है वेटलैंड यानी झील को, वेटलैंड को कंजर्व करना, वेटलैंड को कंजर्वेशन करना है। ठीक है, कंजर्वेशन करना है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक। ओके। तो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? सबसे बड़ी अगर आकार में पूछा जाए तो कौन सी सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी आपकी जो है वेम्बनाड कोल झील कौन सी है? सबसे बड़ी सुंदरवन है, सॉरी, सबसे बड़ी सुंदरवन झील है, सुंदरवन है। ठीक है, सुंदरवन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी की बात करें तो रेणुका झील है। रेणुका झील कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है इस समय। तमिलनाडु में कितनी झीलें हैं? तमिलनाडु में 14 है। यूपी में कितनी है? यूपी में 10 है, यूपी में 10 है ना। इनके जिले भी आपको याद होने चाहिए, इनके जिले भी आपको याद होने चाहिए। सांडी हरदोई में है ना। समसपुर कहाँ है? समसपुर कहाँ पे है? समसपुर आपके रायबरेली में है ना, रायबरेली में है ना। तो ये आपको याद, नवाबगंज कहाँ पे है? नवाबगंज कहाँ पे है? उन्नाव में है ना। सुर सरोवर कहाँ पे? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 21 में कितनी रामसर साइट है? 21 में 75 रामसर साइट है। कितनी रामसर साइट है? 75 है। चलिए आगे बढ़ा जाए। रिवीजन हो रहा है आप लोगों का? नहीं? कमेंट्स बॉक्स में बताएं आप लोग क्या चाहते हैं और वीडियोस में हम लोग और आपके लिए क्या नया लेके आए, है ना। ये चीजें आपके बारे में आप बताएं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में बताना है। सुंदरबन 2004, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पंचमढ़ी 2000, ठीक है, ग्रेट निकोबार 2012, नो क्रेक 2009। तो सही सुमेलित कौन सा है? सही सुमेलित आपका डी पार्ट है। सुंदरबन की स्थापना कब हुई थी? सुंदरबन की स्थापना 2001 में हुई थी।
2001 में हुई थी। पंचमढ़ी की स्थापना 2009 में हुई थी। ग्रेट निकोबार की स्थापना 2011 में हुई थी। अब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते क्या है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये होते क्या है ना? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बायोस्फीयर रिजर्व। ये किसकी टर्मिनोलॉजी है? कौन नाम दिया? इसको नाम दिया है यूनेस्को ने। ये इसको यूनेस्को नामक संस्था इसको कंजर्व करती है। यूनेस्को क्या करती है? किसी भी देश की प्राकृतिक प्राकृतिक धरोहर हो, है ना, सांस्कृतिक धरोहर हो, उनका संरक्षण करती है। ठीक, तो किसके अंतर्गत है ये प्रोग्राम? किसके अंदर चलता है? यूनेस्को के अंदर चलता है। यूनेस्को के अंतर्गत चलता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, सांस्कृतिक संरक्षण का काम करती है। यूनेस्को ने एक कौन सा कार्यक्रम चलाया था? यूनेस्को ने एक 1971 में कौन सा कार्यक्रम चलाया था? 1971 में यूनेस्को ने कौन सा कार्यक्रम चलाया था? मैब कार्यक्रम चलाया था। मैब, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। कौन सा? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया था। बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया था। ठीक है, प्रोग्राम चलाया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। 1971 में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मैप के तहत टोटल कितनी हमारी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? टोटल हमारे पास इसमें 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। इस जो मैब कार्यक्रम में शामिल है, जो यूनेस्को की मैब कार्यक्रम में शामिल है, कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। कोई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता क्या है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 3 लेयर होती है। एक होता है आपका कोर एरिया। कौन सा एरिया होता है? कोर एरिया होता है। कोर एरिया होता है। दूसरा कौन सा एरिया होता है? ये आपका बफर एरिया होता है। बफर जोन होता है। बफर जोन होता है। एक कौन सा जोन होता है? एक होता है ट्रांजिशन जोन होता है। क्या होता है? ट्रांजिशन जोन होता है। ट्रांजिशन जोन होता है। कोर एरिया में क्या होता है? कोर एरिया में यहीं पे जीव जंतु पशु पक्षी जो भी रखे जाते हैं, यहीं पे कंजर्व किए जाते हैं। तो ये हाईली सिक्योरिटी वाला एरिया होता है। यहाँ पे कोई भी मानव गतिविधि को अनुमति नहीं होती। बफर एरिया में क्या है? बफर एरिया में पर्यटन हो सकता है। ठीक है, रिसर्च का काम हो सकता है। रिसर्च का काम हो सकता है। पशु चराई हो सकता है। पशु चराई हो सकता है ना? तो ये सब चीजें बफर जोन में सीमित मात्रा में होती है। ट्रांजिशन जोन में क्या? सड़क वड़क बनानी हो तो सड़क वड़क बन सकती है। ठीक है? रेलवे ट्रैक बन सकता है। पुल वगैरह बन सकते हैं, है ना? क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व एक नहीं, कई राज्यों तक सीमित बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ये 3 राज्यों में फैला है। कर्नाटक में फैला है, तमिलनाडु में फैला है, केरल में फैला है। ठीक है, चलते हुए हम लोग देखते हैं कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ स्थित है ना? तो ये टोटल हो गया आपका, है ना, 18 है टोटल, 12 स्थित है। ठीक है, आईयूसीएन में कितनी पौधों की प्रजातियां हैं? 45,000 पौधों की प्रजातियां, 45,000 पौधों की प्रजातियां इन्होंने कंजर्व करी हैं। अगर उसकी बात करें, क्या बोलते हैं, जानवरों की बात करें, तो 91,000 इन्होंने जानवरों की प्रजातियां करी हुई हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये आईयूसीएन में देखिए कुछ कैटेगरीज होती हैं। आईयूसीएन में कुछ कैटेगरीज होती हैं। तो ये कैटेगरी में क्या होता है कि जैसे कि 1 to 5, 1 2 3 4 5 होता है। जो वन में जो कैटेगरी में जो जानवर रखे जाएंगे वो बहुत ही, मतलब उनमें क्या है, उनको मारने पे आप, मतलब बहुत ही कड़े प्रतिबंध है इनके लिए। तो ये कौन से आईयूसीएन की 5 नंबर लिस्ट में आते हैं। इसमें 5 नंबर लिस्ट मतलब जिसमें जो जानवर कंजर्व किए जाते हैं, इतना ज्यादा उनको संरक्षण का नहीं दिया जाता है। 1 नंबर पे सबसे ज्यादा, जैसे 1 नंबर पे आपका टाइगर है, बाघ है, तो इसको कितने संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, है ना? मोर हो गया, ये सब 1 नंबर में आते हैं। चले बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखें, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे पास। चलिए, मिट गया है। अब इसमें बताते हैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है,
ठीक। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताते हैं। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताते हैं आपको। पहली कौन सी है? कच्छ सबसे बड़ी है। कच्छ कौन सी है? सबसे बड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कितने हैं टोटल? है 18 है। टोटल कितने हैं? 18 है। पहला हो गया कच्छ। ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में कितने हैं? मध्य प्रदेश में 2 है। ठीक है। एक कौन सा है? एक पन्ना है। पन्ना है। और एक कौन सा है? पंचमढ़ी है। क्या है? पंचमढ़ी है। पन्ना है और पंचमढ़ी है। ठीक है। पन्ना है और पंचमढ़ी। पन्ना है और पंचमढ़ी है। यहाँ पे कौन सी है? वेस्ट बंगाल में कौन सी है? वेस्ट बंगाल में कौन सी है? वेस्ट बंगाल में आपकी सुंदरवन है। वेस्ट बंगाल में कौन सी है? सुंदरवन है। सुंदरवन है। ठीक है। यहाँ पे कौन सी है? सिक्किम में कौन सी? सिक्किम में कंचनजंगा है। सिक्किम में कौन सी है? कंचनजंगा है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? दिहांग दिबांग है। दिहांग दिबांग है। ठीक है। दिहांग दिबांग है। ठीक। अगर हम असम की बात करें, असम में कौन सी? असम में मानस है। मानस है और नामेरी है। क्या है? नामेरी है। मानस और नामेरी है। मानस और नामेरी है। यहाँ पे सुंदरवन है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे कौन सी है? सिमलीपाल है। उड़ीसा में कौन सी है? सिमलीपाल है। ठीक। उड़ीसा में कौन सी है? सिमलीपाल है। उड़ीसा में कौन सी है? सिमलीपाल है। यहाँ पे कौन सी है? उत्तराखंड में कौन सी है? उत्तराखंड में नंदा देवी है। उत्तराखंड में कौन सी है? नंदा देवी है। उत्तराखंड में कौन सी है? नंदा देवी है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट है। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है। अगर हम बात करें, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश में कौन सा है? आंध्र प्रदेश में है आपकी शेषाचलम की है। शेषाचलम है। आंध्र प्रदेश में कौन सी है? शेषाचलम है। आंध्र प्रदेश में कौन सी है? शेषाचलम है। ठीक है। तमिलनाडु में कौन सी है? तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी है। तमिलनाडु में कौन सी है? मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी कौन सी? तमिलनाडु में है। ठीक है। और बात करें तो यहाँ पे लोग, यहाँ पे कौन सी है? नीलगिरी है। नीलगिरी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहला भी यही था। ठीक है। फिर यहाँ पे मेघालय में कौन सी? मेघालय में आपकी नोक रेक है। कौन सी है? नोक रेक है। नोक रेक है। ठीक है। तो यहाँ पे केरल में कौन सी है? केरल में अगस्त्य मलाई है। अगस्त्य मलाई है। ठीक है। ये जो है 18 आपकी हो गई, जो है ये आपकी साइट्स हो गई। ठीक है। 18 हो गई। ठीक। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख सकते हैं। मतलब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? ओबोर, मिसमी, डफला, मिकिर, है ना? और कौन सी है? ओबोर, मिसमी। मिसमी भी हो गई। यहाँ पे मिसमी भी है। डफला, है ना? अबोर, है ना? यहाँ पे कुकी कहाँ की है? कुकी नागालैंड की है। नागालैंड की है। कुकी कहाँ की है? नागालैंड की है। अगर यही कूका आ जाता तो कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब में हुआ था। वहां की जनजाति है। ठीक है। कूका। ठीक। और अगर हम बात करें, मेघालय में कौन कौन सी जनजातियां हैं? मेघालय में कौन सी जनजातियां हैं? गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के नाम पर है। गारो, खासी, जयंतिया के नाम पर है। जयंतिया के नाम पर है। गारो, खासी, जयंतिया के नाम पर है ना? मेघालय में है। ठीक है। असम में कौन सी जनजाति है? असम में बोडो जनजाति है। कौन सी जनजाति है? बोडो नामक जनजाति पाई जाती है। अगर हम दर्रा की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं? अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं? दर्रे की बात करें तो कौन सा है? एक दिफू दर्रा है। दिफू दर्रा है। ठीक है। यांगयाप दर्रा है। यांगयाप दर्रा है। ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है ना? मणिपुर में कौन सी झील है? मणिपुर में केबुल लामजाऊ झील है ना? और त्रिपुरा में कौन सी झील है? त्रिपुरा में रुद्र सागर झील। त्रिपुरा में कौन सी झील है? रुद्र सागर झील है ना? ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में स्थापना हुई। सही बात। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में स्थापना हुई। बिल्कुल सही बात है। अखिल भारतीय हरिका बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, इसकी स्थापना 1953 में नहीं हुई। अखिल भारतीय खामी ग्रामीण बोर्ड उद्योग 1954 में हुई। बिल्कुल सही बात है।
सही नहीं बताना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि सही नहीं बताना था, सही नहीं बताना था, क्या बताना था, नहीं सही नहीं बताना था। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी, 1950 में हुई थी। चलते हैं आगे। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। अमरकंटक चोटी से होता है, ठीक बात है। बंगाल की खाड़ी में ये नदी नहीं गिरती है, पहली बात। ये कहाँ गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, हाँ एकदम सही बात। चलिए हम नदियों को थोड़ा अध्ययन करते हैं, हम लोग नदियों का अध्ययन करके देखते हैं, ठीक है। नदियों का अध्ययन करते हैं। एक्चुअली हमने इसका हमने पूरा वीडियो अपलोड भी कर दिया था, लेकिन वॉइस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि हमको ये वीडियो फिर से अपलोड करना पड़ रहा है, ठीक है। ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ केवल वॉइस प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। चलिए, आप लोगों को अगर जरा से भी असुविधा होगी तो हम 20 बार वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट्स करके बताइए क्या समस्या है। सुबह एक सर ने मुझे कमेंट किया कि सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो मैंने वो वीडियो तुरंत डिलीट किया और मैंने सोचा कि इसको फिर से अपलोड किया जाए ताकि आप लोगों को समस्या ना हो, ठीक है। तो ये मैं वीडियो दोबारा अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों को, मतलब ये वीडियो पूरा बन चुका है, तो मैं दोबारा आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। जब मैं दोबारा बना सकता हूँ तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के देख भी सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। आपको इसमें शायद सारा दिन आपको इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी जितना आपको 2 घंटे की वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस, है ना। चलिए, एग्जाम को में ये भी तो पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हम वही चीजें आपको कराने वाले हैं, ठीक है। गोदावरी नदी कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, गोदावरी कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, तो त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। कौन सी, त्र्यंबक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है, त्र्यंबक, त्र्यंबक पहाड़ियों से गोदावरी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ियों से गोदावरी नदी निकलती है। ये हो गया।